पिछले वीडियो में हमने टीचिंग की जो पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है बिल्डिंग बैकग्राउंड नॉलेज, उसके ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब है इन्हांसिंग वोकैबुलरी। देखिए वोकैबुलरी पे मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस आपसे शेयर किए हुए हैं। उसी की समरी जो है वो स्लाइड में है। वोकैबुलरी इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव वोकैबुलरी इंस्ट्रक्शन में आपको पता ही है कि इंसिडेंटल था, पढ़ते-पढ़ते, सुनते-सुनते जो वोकैबुलरी बिल्ड होती है, और इंटेंशनल जिसको एक्सप्लिसिट या डायरेक्ट वोकैबुलरी टीचिंग कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर मैं समय नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में पता है कि कैसे हम टीचर की सुनते हैं या किसी और एडल्ट की सुनते हैं, या खुद जब पढ़ते हैं तो कैसे हमारी भाषा, कैसे हमारे शब्द भंडार विकसित होते हैं। इंटेंशनल में आपको याद होगा स्पेसिफिक वर्ड, शब्दों की सूची भी हम सिखाते हैं, और वर्ड लर्निंग स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। कौन से मॉर्फीम से बना है, कॉग्निट अवेयरनेस, रूट वर्ड क्या है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में है, डिक्शनरी कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट तरीका है कॉम्प्रिहेंशन सिखाने का, जिस पे मैं बहुत समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा है वर्ड एंड सेंटेंसेस। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लेवल मैंने आपको बताया था, वर्ड लेवल, सेंटेंस लेवल, पैरा लेवल, आर्टिकल लेवल, आई मीन डिसिप्लिन लेवल, अलग अलग लेवल्स पे हमको समझाने की जरूरत है। तो वर्ड एंड सेंटेंस लेवल के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे पहला है कोहेसिव वर्ड्स। देखिए एक्सपीरियंस्ड रीडर कोहेसिव वर्ड्स को इजीली पहचानता है, क्योंकि कोहेसिव वर्ड्स क्या करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं। जैसे हाउएवर, देयरफॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कंट्रास्ट, ऑल्टरनेटिवली, कॉम्परेटिवली, ये जब फ्रेजेस आप देखते हो सेंटेंस में, तो आपको पता है कि ये पिछले सेंटेंस से या आने वाले सेंटेंसेस से कैसे लिंक है ना। मैं वहां गया, हालांकि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। वो जो हालांकि है वो कोहेसिव वर्ड है ना। तो कोहेसिव वर्ड वो हैं जो बिल्कुल सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सुबह मैं ये खाता हूँ, इन कंट्रास्ट मेरा बेटा ये खाता है। तो इन कंट्रास्ट जो शब्द है ना, वो कोहेसिव वर्ड है जो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है मीनिंग के लेवल पे, है ना, स्ट्रक्चर के लेवल पे नहीं, मीनिंग के लेवल पे। तो एक कोहेसिव वर्ड्स की समझ बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे टेक्स्ट में बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, जैसे पैसिव वॉइस, इट इज रेनिंग टुडे, आपको समझ में आ गया, लेकिन जो यंग रीडर है उसके लिए इट का मतलब क्या हुआ वो समझना बहुत मुश्किल है ना। लेट द वाटर फ्लो, ये जो सेंटेंस है वो उतना आसान नहीं है यंग रीडर्स के लिए जितना आपको लगता है। तो पैसिव वॉइस की सेंस जो है वो बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को हो। दूसरा है मल्टीपल वर्ब टेंसेस। तो बहुत सारे वाक्य ऐसे मिलते हैं हमको टेक्स्ट में जिसमें के मल्टीपल वर्ब जो है वो इस्तेमाल होते हैं। गेंद नीचे गिर गई, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई भी चीज जिसको हम ऊपर फेंकते हैं नीचे गिर जाती है। अब आप देखो दोनों में गिरना इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कैन यू सी कि एक में जो गिरना इस्तेमाल हुआ है वो किसी और टेंस में है और दूसरे में बिल्कुल किसी और टेंस में है। गेंद गिर गई थी, क्योंकि जो चीज हम ऊपर फेंकते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आती है। अब ये जो अलग यंग रीडर्स हैं, बिगिनर रीडर्स हैं, उनके लिए वर्ब अलग अलग टेंसेस में इस्तेमाल होती है एक ही वाक्य में, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। नेस्टेड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, जब फ्रेज के अंदर के फ्रेज के अंदर के फ्रेज के अंदर के फ्रेज छुपे होते हैं, तो उसको हम नेस्टेड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस कहते हैं। छत से छत से कूद कर जो लड़का नीचे गया, उसने गेंद उठाई और गायब हो गया। अब आप देख रहे हो कई फ्रेजेस, कई वर्ब्स मिलकर के, क्लॉजेस मिलकर के ये सेंटेंस बना है। तो ये सेंस होना जरूरी है, क्योंकि कई बार गायब हो गया में लड़का गायब हो गया कि गेंद, ये यंग रीडर्स को के लिए समझना मुश्किल हो जाता है ना। ही पिक्ड अप द बॉल एंड लेफ्ट, he picked up the ball and disappeared, and what did disappear, बॉल डिसअपियर हो गया कि बच्चा डिसअपियर हो गया, ये सेंस नहीं हो पाता है क्योंकि सेंटेंस जो है वो नेस्टेड है।
मतलब सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के अंदर सेंटेंस है ना। तो जब मैं वहां गया तो मैं रुकने ही वाला था कि किसी ने मुझे धक्का दिया और मेरे गिरते ही ऐसा हो गया। ये जो चला हुआ है ना, ये यंग रीडर्स के लिए टेक्स्ट में समझना मुश्किल हो जाता है। फिर एनाफोरिक रेफरेंसेस होती हैं। आई एम नॉट श्योर कि आपने इन रेफरेंसेस के बारे में कहीं पढ़ा है कि नहीं। यूजुअली 3 तरह की रेफरेंसेस होती हैं टेक्स्ट में: एनाफोरिक रेफरेंसेस, कैटाफोरिक रेफरेंसेस और एक्सोफोरिक रेफरेंसेस। एनाफोरिक रेफरेंसेस क्या है? एनाफोरिक रेफरेंसेस ये है कि जब when we refer back for meaning in the text, सोहन was eating and then he stopped. अब यहाँ पर ही किसके लिए आया है? ये जो सेंस है ना, ये एनाफोरिक रेफरेंस है। तो कई बार यंग रीडर्स के लिए ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो ही आया है वो सोहन के लिए आया है। तो एनाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक इसका उल्टा है, जिसका रेफरेंस मैंने उनको कितनी बार बोला लेकिन मेरी माँ ये नहीं सुनती। अब मैंने उनको, अब ये जो उनको वर्ड आया है वो मदर के लिए आया है। मदर जो शब्द है वो पहले बाद में आएगा। ये जो रेफरेंस है उसको कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। एक्सोफोरिक रेफरेंस, जब उसकी चर्चा हो रही है जिसका न टेक्स्ट में आगे जिक्र है न पीछे जिक्र है, जो बियॉन्ड द टेक्स्ट है, उसके लिए जरूरी है कि वो टेक्स्ट में जो दो लोग बात कर रहे हैं उन दो लोगों में कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए, तभी एक्सोफोरिक रेफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। जैसे दे डिडंट इन्फॉर्म मी, इट वॉज टू लेट। अब ना आगे दे का मतलब क्लियर है ना पीछे, लेकिन जो दो लोग जानते हैं, दो लोग बात कर रहे हैं जिनका डायलॉग है, आप टेक्स्ट में देख रहे हो, उनको पता है कि दे किन के लिए, उनको पता है कि इट किन के लिए। तो एक्सोफोरिक। बट यहाँ पर हमारा जो यूजुअली यंग रीडर्स के साथ देखा गया है कि उनको जो प्रॉब्लम होती है वो एनाफोरिक रेफरेंसेस के दौरान होती है। कैटाफोरिक और एक्सोफोरिक आपके जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपसे वो डिस्कस किया। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट 2 तरीके बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत यूजफुल हैं। एक है टारगेटेड क्वेश्चनिंग। बच्चे ने टेक्स्ट पढ़ लिया तो उससे जुड़े क्वेश्चंस पूछिए, तो आके लग जाएगा कि वो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को ब्रेक करके समझ पाया है कि नहीं। जैसे हु वाज दैट, व्हाट डिड ही डू, वेयर डिड ही गो, व्हेन, व्हाट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, टारगेटेड क्वेश्चनिंग करते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि बच्चों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आया कि नहीं। दूसरा तरीका है सेंटेंस अनपैकिंग, कि जो लंबे या नेस्टेड सेंटेंसेस थे उसको 4 या 5 छोटे छोटे सेंटेंसेस में बांट दिया और उसके बाद उनको सिखाया, तो उससे भी उनकी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ती है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सिखाया जाने की जरूरत है, उसको कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, अलंकारिक भाषा। जैसे वो पत्थर की तरह बैठा रहा, अब पत्थर की तरह बैठा रहा, ये अलंकार का प्रयोग है। वह बिल्कुल गधा है। अब ये जो सेंस है पत्थर की तरह बैठा रहा, वह बिल्कुल गधा है, आपको पता है कि ये अलंकारिक का प्रयोग है। उसको 1000 बार समझाया। अब ये देखो अतिशयोक्ति अलंकार है, हाइपरबोली जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। उसको 1000 बार थोड़ी काउंट करके समझाया, 1000 इज अ सेंस टू से कि बहुत बार समझाया। तो अब बच्चों को नहीं पता चलता है, 1000 बार समझाया, वो खटाखट करके चढ़ गया। अब ये ध्वनि का जो अलंकार है, जिसको ओनोमेटोपोइया कहते हैं अंग्रेजी में, ये ध्वनि वाले जो शब्द हैं, वो छन छन की जो आवाज है। तो अब देख रहे हो ना, 1000 बार समझाया, वो गधा है, वो पत्थर की तरह बैठा रहा, ये सारे फिगरेटिव लैंग्वेज है जिसकी अलग से कॉम्प्रिहेंशन की ट्रेनिंग की जरूरत है। वोकेबलरी के दौरान मैंने आपको इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के बारे में कहा था। मुहावरों में जो शब्द आते हैं उनके लिटरल मीनिंग नहीं होता है, वो फिगरेटिव लैंग्वेज में आपको वो कवर करने की जरूरत है। फिर पैराग्राफ्स, चैप्टर्स, होल टेक्स्ट, उसके लिए आपका पूरा नैरेटिव स्ट्रक्चर, आपको मैंने पहले ही बताया, स्टोरी है तो उसके क्या पार्ट्स होते हैं, नॉन फिक्शन है तो उसके क्या पार्ट होते हैं, और उससे इन्फ्रेंस करने की, सिखाने की जरूरत है। जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है ऑथर, क्यों उसने यही शब्द इस्तेमाल किया, और दूसरा शब्द उसने अमेजमेंट वर्ड क्यों यूज किया, वंडर क्यों नहीं यूज किया। ये जो सेंस है ना, उससे इन्फर करना इजी हो जाता है। ऑथर क्या कहना चाहता है, कैरेक्टर्स क्या कहना चाहते हैं, कैरेक्टर क्या सोच रहे होंगे, वो आगे क्या करने वाले हैं, अ, ये सारे एक्सरसाइजेस कराने से इन्फर करना आसान हो जाता है, और पैराग्राफ, चैप्टर और होल टेक्स्ट लेवल को समझना इजी हो जाता है। अब स्ट्रैटेजिक रीडर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको क्लास में बताया है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बाकी फॉर्मुलेशंस भी बताऊं। एक जो स्ट्रेटेजिक रीडर बनाने का जो सबसे पॉपुलर तरीका है उसको SQ3R मेथड कहते हैं।
SQ और 3R सर्वे। पहले तो हम बच्चों को बताएं कि ओवरऑल सर्वे करें, क्वेश्चंस मन में रख लें, उसके बाद पढ़ें, उसके बाद रीसाइट करें और रिव्यू करें। SQ4R भी है जिसमें कि सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, रिफ्लेक्ट, एक चौथा R ऐड हो गया। PQRST फॉर्मूला है, रिव्यू, क्वेश्चन, रीड, समराइज, टेस्ट। और मैंने आपको कराया था PV फॉर्मूला, PQRSTUV। रिव्यू करें, क्वेश्चन सोचें, रीड करें, समराइज करें, टेस्ट लें, यूज करें, विजुअलाइज करें। तो ये जो पीवी फॉर्मूला है ये आप देखेंगे मिलता जुलता है, लेकिन पीवी फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में बताया था जो रीसेंट है, बहुत पॉपुलर नहीं है। सबसे अधिक पॉपुलर है SQ3R, जिसके बारे में बहुत मैं डिटेल नहीं करा रहा हूँ। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है यहाँ पे चाहें तो पॉज करके इनको हम और समझ सकते हो, बट आई एज्यूम कि जो पीवी फॉर्मूला है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप इन दोनों में बहुत सारे पैरेलल्स जो हैं वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सर्वे स्कैन से जुड़ा हुआ है, लेआउट क्या है, चैप्टर क्या है, सेक्शंस क्या है, ग्राफ्स, पिक्चर, हाइलाइटेड वर्ड्स, हाइलाइटेड पैराग्राफ्स, वो सर्वे में है। क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस के आंसर आप इसमें से ढूंढना चाहते हैं, फिर आप उसको पढ़ते हैं, फिर रिसाइट करते हैं, रिपीट करते हैं, और एंड में फिर उसको आप रिव्यू करते हैं। चौथा आप ऐड करते हैं तो फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं। वो आप चाहें तो ये जो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं आप किसी को इसमें इसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि टीचिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ये तो मेथड्स हो गए जो मैंने ब्रॉडली डिस्कस की, 4, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की। कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटेजीज के बारे में हम चर्चा करें तो बहुत सारी, मॉनिटरिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मॉनिटरिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि कहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कौन कौन सी चीजें नहीं समझ में आ रही है। वो यदि हम बच्चों में डेवलप कर लें तो अपनी सेल्फ लर्निंग की तरफ वो प्रवृत्त हो सकते हैं। ग्राफिक और सेमेंटिक ऑर्गेनाइजर, जैसे पूरा फ्लो चार्ट बना दिया उस टेक्स्ट का, एक माइंड मैप जैसा बना दिया, विजुअल ऑर्गेनाइजर बना दिया। अगली स्लाइड में मैं आपको उसके कुछ टाइप्स डिस्कस करूंगा। बट यदि हम ग्राफिकली उसको अरेंज कर देते हैं कीवर्ड्स को, तो बच्चों के लिए कॉम्प्रिहेंशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। मैं भी जब कोई चीज पढ़ता हूँ तो कीवर्ड लेता हूँ और उससे एक माइंड मैप बनाता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे आपसे क्या बात करनी है। जो सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है कॉम्प्रिहेंशन की वो है आंसरिंग द क्वेश्चंस। यूजुअली आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो एक पैराग्राफ होता है, उसी से बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जब किसी पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चंस को आप आंसर देते हैं तो वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिसके बारे में हम जब अभी असेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा हम अभी और उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। समराइजिंग, ये ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में SQ3R, पीवी फॉर्मूला दोनों में हमने डिस्कस किया। समराइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। कोऑपरेटिव लर्निंग, जब आप ग्रुप में कहते हैं एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, दोनों आपस में शेयर करो, दिस इज वन टाइप ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो उससे भी हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होती है। प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करने से हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होती है। मेंटल इमेजरी, पीवी यदि आपको याद होगा तो वी से विजुअलाइज करना मैंने आपको बताया था, आपको 10 बातें याद रखनी है। बाजार जा रहे हैं, 10 चीजें लेनी है, तो आप भूल ना जाए तो आप इमेजिन करते हैं कि कौन सी चीज आपने कहाँ रखी थी, और उससे आपको वो चीज याद हो जाती है। आप पढ़ रहे हो टुंड्रा प्रदेश के बारे में या रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हो, और जो शब्द है उसको आप विजुअलाइज करते हो। तो जैसे आपको पता है रेन फॉरेस्ट में 5 लेवल पे वेजिटेशन होती है, और उसकी डिस्क्रिप्शन आप टेक्स्ट में पढ़ते हो, तो उसको आप विजुअलाइज कर लेते हो तो कॉम्प्रिहेंशन ईजी हो जाती है। आ, सबसे पहले मैंने जो पिछली स्लाइड में कहा था कि ग्राफिक एंड सिमेंटिक ऑर्गेनाइजर, उसके कुछ टाइप्स हैं जो मैं यहाँ पर आपसे 2 मिनट में डिस्कस करूँ। वेन डायग्राम हो सकता है, एक ही टॉपिक पे 2 टेक्स्ट पढ़े हैं तो कुछ जो उसमें कीवर्ड्स हैं कॉमन है, कुछ अलग है, तो उसको वेन डायग्राम में करेंगे तो हम दोनों टेक्स्ट को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। चेन ऑफ इवेंट्स, पहले ये हुआ, बास्तील के किले पर हमला हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसको छुड़ा लिया, उसके बाद ये हुआ, तो आप पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन को, फिर उसको फांसी दे दी गई, उसका ऐसा हुआ, तो वो चेन ऑफ इवेंट्स उससे निकल के आते हैं। स्टोरी मैप कर सकते हो, बिगिनिंग मिडिल एंड वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैप कर सकते हो। जैसे मुझे पढ़ाना था रीडिंग, तो रीडिंग मैंने बीच में लिखा और उसके चारों ओर 5 बबल्स डाले, फिर उन 5 के अंदर क्या है, 5 के अंदर क्या है, वो इस तरह से टूट टूट कर चला गया, तो एक कॉन्सेप्ट मैप बन रहा है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम दिखा सकते हैं, दिस लीड्स टू दिस लीड्स टू दिस, टेम्परेचर राइजेस, ग्लेशियर्स मेल्ट, sea level rises and then drowning of islands, है ना।
ये जो है वो कॉज इफेक्ट डायग्राम से उसको हम समझ सकते हैं। जो रीडिंग रॉकेट्स वेबसाइट है उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दिए हुए हैं और उसमें भी बताया कि कौन सी स्ट्रैटेजी टेक्स्ट रीडिंग के पहले वो स्ट्रैटेजी यूजफुल है, कौन सी चीजें टेक्स्ट रीडिंग के दौरान यूजफुल है और कौन सी चीजें टेक्स्ट रीडिंग के बाद यूजफुल है। जैसे एंटिसिपेशन गाइड बच्चों में रुचि जगाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो इसमें से अधिकतर जो लिस्ट में चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी जो चीजें हैं वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रीडिंग रॉकेट्स वेबसाइट पे आप जा करके इनके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे तो ये आप देखेंगे कि छोटे छोटे चेंजेस हैं, ब्रॉड तरीके वही हैं। इसमें जैसे एक दो चीजें जो मैंने नहीं बताई, एग्जिट स्लिप्स फॉर एग्जांपल। एग्जिट स्लिप क्या है कि जब टेक्स्ट रीडिंग हो चुकी है इसके बाद बच्चों को तो रीडिंग बंद करने के पहले कहते हैं तीन चीजें बताओ जो आपने सीखी, दो जगह जहां आपको दिक्कत हुई, जो चीज आपको बहुत बढ़िया लगी। तो आप इस तरह से कुछ स्लिप पे ले लेते हो, उससे भी आइडिया लगता है कि बच्चों को क्या समझ में आया है। पैराग्राफ श्रिंकिंग मतलब आपने जो पढ़ा उसको समराइज करके लिखो, संक्षेपण जिसको हम कहते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग कि आप बच्चों को बोले कि आप ये पैराग्राफ पढ़ो और क्लास को पढ़ाओ, तो उस प्रक्रिया में उसकी कॉम्प्रिहेंशन जो है वो स्ट्रांग होती है। थिंक पेयर शेयर, आप पढ़िए, सोचिए, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए, फिर उसको शेयर कीजिए। विजुअल इमेजरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लाइंस, बच्चों को हमने बोला कि पहली लाइन पढ़िए और उसके बाद बोला गेस करो कि आगे क्या होगा। इंक्वायरी चार्ट्स कि आप जिन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं वो लिखें और जहां जहां उसके जवाब हैं उसके ढूंढ करके फिर उसको आप लिखें। तो बहुत सारी चीजें जो हैं हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं और जो नहीं हो पाया है डिस्कस इसमें वो आप रीडिंग रॉकेट्स वेबसाइट से डिटेल देख सकते हैं। अब है असेसिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हम अगले वीडियो में